चलो देखो, आज ये चैप्टर समाप्त कर दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू ग्रांड कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, धातु और अधातु। धातु और अधातु का फर्स्ट क्लास हुआ था, इसमें कुछ पढ़े थे। कहाँ तक पढ़ चुके हैं? ध्यान दो इधर, कहाँ तक हो चुका है? ये अयस्क तक। तो अयस्क पढ़े थे पहले, खनिज पढ़े थे, खनिज के बाद अयस्क, इसके बाद विभिन्न प्रकार के अयस्क। खनिज क्या है? एक निश्चित रासायनिक संरचना वाले प्राकृतिक पदार्थ खनिज कहलाता है, और जिस खनिज से किसी धातु का निष्कर्षण होता है उसी को बोलते हैं अयस्क। तो सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। मतलब ये जो अयस्क है किसका पार्ट है? अयस्क पूरा खनिज का पार्ट है। पूरक हो गया खनिज, उस खनिज का पार्ट है अयस्क। तो अयस्क, ये बहुत तरह के अयस्क के बारे में पढ़े थे। पहला जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या है? बॉक्साइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट। उसी के बाद पढ़े थे जैसे आयरन, आयरन का अयस्क क्या है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन फाइडाइट। उसके बाद सोडियम का अयस्क ये बोरेक्स, सोडियम का अयस्क क्या हो गया? बोरेक्स। मैग्नीशियम का अयस्क डोलोमाइट, मैग्नीशियम का अयस्क डोलोमाइट। इसी तरह कैल्शियम का अयस्क होता है जिप्सम। कैल्शियम के बाद पढ़े थे कॉपर, कॉपर का मतलब तांबा का अयस्क क्या होता है? कॉपर पाइराइट। जिंक का अयस्क क्या होता है? जिंक ब्लेड। इसके बाद Hg का पढ़े थे, Hg मतलब मरकरी, इसका होता है सिनेबार। उसके बाद लोहा Au का होता है कैल्वेराइट, और Ag का होता है अर्जेंटाइट। ये तरह तरह के ये जो धातु है, अब जिससे निकाला जाता है जिस खनिज से, उसी का नाम है अयस्क। इसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेना है। अयस्क के अब पढ़े थे धातु कर्ण, इसके बाद जस्ट आया था धातु कर्ण, मतलब धातु को कैसे निकाला जाता है। तो धातु कर्ण इसको बोलते हैं मेटालर्जी। मेटालर्जी का मतलब होता है धातु कर्ण। ये धातु कर्ण क्या है और इसमें कौन कौन से प्रोसेस आता है? धातु कर्ण का मतलब होता है किसी भी अयस्कों से धातु का उसका निष्कर्षण, उसका शोधन की जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं धातु कर्ण। मतलब धातु को शोधन करने, उसको निकालने की प्रक्रिया। और इस निकालने की प्रक्रिया में बहुत सारे प्रोसेस पड़े थे। उसमें सबसे पहले गैंग, या इसी को बोलते हैं अधात्री, अधात्री पदार्थ। गैंग क्या है? तो अयस्क में जो भी अशुद्धि होता है, अशुद्धि में जैसे मिट्टी हो गया, कंकड़ हो गया, बालू पथरी हो गया, गैंग कहलाता है। उसके बाद पढ़े थे सांद्रण। सांद्रण का मतलब अयस्क में जो गैंग है उसको दूर करने के विधि पढ़े थे सांद्रण। और ये सांद्रण के जो प्रोसेस है इसमें 3 विधि पढ़े थे। पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसमें कैसा था गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से? ये एक स्लाइड जो क्या बनाए थे, और इसमें भारी धातु के चूर्ण को जल के साथ मिलाकर और इस पर गुजारा जाता है, इसको फॉलो कराया जाता है। यहाँ से कीप के द्वारा इस पर रखा जाता है, और इसी कीप से क्या होता है? इसमें से जो क्या है द्रव होता है, और जो धातु होता है तो धातु इस कोने पर बैठ जाता है। बाकी जितना जल है और हल्का पदार्थ होता है वह जल के साथ बाहर निकल जाता है। इस भारी पदार्थ को हम ले लेते हैं। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से हम मुख्य रूप से भारी तत्वों का निष्कर्षण करते हैं सांद्रण के अंतर्गत। उसके बाद पढ़े थे फेन उत्प्लावन विधि। फेन उत्प्लावन, फेन उत्प्लावन विधि में क्या था? तो सल्फाइड अयस्क जो होता है उसी सल्फाइड अयस्क को मुख्य रूप से उसको अलग करने के लिए पढ़ा जाता है। फेन उत्प्लावन विधि में एक जार लेते हैं और इसमें वायु को गुजारा जाता है एक नली के द्वारा। उस नली में बहुत सारा इसमें होल रहता है, और इस होल में क्या है? जैसे हवा गुजरता है इसमें भरा जाता है क्या क्या? जल रहता है, पहले अयस्क रहता है, अयस्क, उसके बाद जल रहता है और तेल रहता है। तीनों का मिश्रण होता है। जैसे क्या होता है? फेन उत्प्लावन में हवा को गुजारा जाता है तो इस छोटे छोटे होल से पानी में बुलबुला निकलने लगता है, और बुलबुला निकलते निकलते ऊपर परत पर क्या जम जाता है? फेन। और वह सल्फाइड है क्योंकि हल्का होता है, इसलिए ऊपरी भाग को अलग करके उसका धातु का अलग किया जाता है। उसके बाद लास्ट पढ़े थे कौन सा विधि? चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि में अब जितने भी लौहांश धातु है, मतलब जिसमें लोहे की मात्रा है, तो लोहे वाला जो भी अयस्क है उसको अलग करने के लिए एक चुंबकीय व्हील पट्टी बनाया जाता है। चुंबकीय व्हील पट्टी, इसमें क्या है? पट्टी लगा रहता है और ये चुंबक का व्हील लगा रहता है। जितने भी चुंबक का चूर्ण होता है, चुंबकीय अयस्क का जो चूर्ण होता है, इस पे टीप के द्वारा इस पे डाला जाता है, और पट्टी के सहारे खिसकते हुए इस चुंबक से आकर्षित होकर जितना भी चुंबक में सटने वाला मतलब लौहांश अयस्क होता है, लोहे के जो इसमें गुण होता है, वह चुंबक के सहारे
आकर्षित होकर अंदर की तरफ जाके अलग होता है, और जितना भी इसमें अधात्विक पदार्थ होता है वह पट्टी से चुंबक से दूर जाके गिरता है। इस प्रकार हम चुंबकीय अयस्कों में जो क्या लोहा है या टीन है उसको अलग करने के लिए चुंबकीय विधि का उपयोग किया जाता है, और इसमें अधात्विक पदार्थ दूर जाकर गिरता है, और जो भी धात्री चुंबक हो या लोहा उससे आकर्षित होकर चुंबक से आकर्षित होकर उसके अंदर जाके गिरता है। तो इससे अयस्क में चुंबकीय या लौह की मात्रा वाले अयस्क को अलग कर लेते हैं आसानी से। ये सांद्रण विधि में ही पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे निस्तापन। निस्तापन क्या है? तो निस्तापन में ये वायु के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी भी अयस्कों को तीव्रता से गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। उसके बाद भर्जन। भर्जन या इसी का नाम है जारण। भर्जन या जारण में क्या होता है? सल्फाइड अयस्कों को इसमें वायु के उपस्थिति में क्या है तीव्रता से इसमें गर्म किया जाता है सल्फाइड अयस्कों को। उसके बाद लास्ट पढ़ते हैं परगलन। परगलन में कोक के साथ कोयला के साथ गर्म करके अयस्कों को गलाया जाता है ये। उसके बाद लास्ट में जो बच जाता है शुद्ध वो क्या होता है? शोधन करके उसको अलग कर दिया जाता है। ये तो है धातु को अलग करने के विधि। कुछ और भी धातु जो काफी क्रियाशील होते हैं उसको अलग करने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग किया जाता है, उसका नाम है विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा अलग करने क्या विद्युत अपघटन विधि द्वारा भी क्रियाशील धातु को अलग किया जाता है। इसमें जैसे मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद कॉपर हो गया, आयरन हो गया, इन सबको अलग करने के लिए इसमें एक जार में 2 इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, और 2 इलेक्ट्रोड में एक पर जोड़ा जाता है धन आवेश और एक ऋण। तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा धातु को अलग करने के लिए जिस धातु को अलग करना है उसका पहले लवण का घोल लिया जाता है। उस लवण के घोल में उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, और उस विद्युत धारा में क्या है 2 इलेक्ट्रोड लिया जाता है। एक का नाम होता है एनोड, एक होता है कैथोड। अब आता है एनोड या कैथोड पर किस पर रखेंगे शुद्ध धातु को, किस पर रखेंगे? अशुद्ध धातु को। तो अशुद्ध धातु को इसमें रखेंगे, अशुद्ध को रखेंगे एनोड पर। उसके बाद शुद्ध धातु को इस पर रखेंगे, नाम है इसको कैथोड। अब जैसे इसमें करंट फ्लो होता है और जिस धातु का निकालना उसी का लवण लेते हैं। जैसे आयरन से हमको निकालना है, जैसे हमको क्या जैसे कॉपर का निकालना है तो लिखेंगे कॉपर सल्फेट का विलयन। इसमें घोल कौन सा लेंगे? कॉपर सल्फेट का। इसमें कॉपर होना चाहिए। जिस धातु का निष्कर्षण करना है उस धातु का उसमें लवण होना चाहिए, मतलब घोल होना चाहिए। और उसमें अशुद्ध को कौन सा इलेक्ट्रोड? एनोड पर रखेंगे। और जैसे करंट फ्लो होता है, जैसे करंट फ्लो होगा तो इससे अशुद्ध जो इसमें रहता है पहले धातु कॉपर सल्फेट मतलब विलयन में घुलेगा, फिर यहाँ से जमेगा शुद्ध पर। ये शुद्ध एनोड क्या होता है? कैथोड पर धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन में से निकल के और इसमें जमा हो जाता है। ये पहले अशुद्धि जो होता है, पहले एनोड जो है मड है पहले नीचे इसमें घुलेगा, और घुल के फिर क्या होगा कॉपर सल्फेट में से इसमें धीरे धीरे निकल के जितना एक्स्ट्रा रहेगा इसमें आएगा वो इस पर जमा होते जाएगा। इसी को बोलते हैं विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। और विद्युत अपघटन विधि के द्वारा एनोड पर अशुद्ध रखना और कैथोड पर शुद्ध को रख के करंट फ्लो करके ये निकाला जाता है। ये विद्युत अपघटन धातु कर्ण के अंतर्गत आता है। उसके बाद अब पढ़े थे संक्षारण। संक्षारण संक्षारण क्या है? तो संक्षारण का मतलब होता है जो कोई भी धातु खुले वायु में छोड़ देते हैं तो वो हवा में क्या है O2 और जलवाष्प से अभिक्रिया करने लगता है। तो कोई भी धातु खुले वायु में छोड़ने पर वायु का ऑक्सीजन और जलवाष्प अभिक्रिया करके धातु की ऊपरी परत क्षय होने लगता है। उसी क्षय होने की प्रक्रिया को बोलेंगे संक्षारण। और संक्षारण में अब ये सब धातु के लिए अलग अलग है, लेकिन लोहे का संक्षारण का स्पेशल नाम है क्या? लोहे का संक्षारण का नाम क्या है? जंग लगना। लोहे के जब ऊपरी परत हवा जैसे लोहा है ऑक्सीजन से और जल से अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बनेगा? ये आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड Fe2O आयरन ऑक्साइड बनेगा। और ये आयरन ऑक्साइड भूरे रंग का होता है। और लोहे में जो होता है संक्षारण इसका नाम होता है जंग लगना। लोहा में संक्षारण क्या कहलाता है? जंग लगना। और सबसे तीव्रता से क्या होता है? लोहा में जंग लगता है। अब इसको जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं धातुओं को? तो धातु को जंग लगने से बचाने के लिए बहुत सारे कल पढ़े थे उपाय। संक्षारण से उपाय, संक्षारण के उपाय बताओ कौन कौन था? पहला ग्रीज या तेल का क्या है? पॉलिश करके या लगाकर पॉलिश करके। और दूसरा बताओ, दूसरा क्या करते हैं? पेंट करके। पेंट भी कर देंगे तो क्या ऊपरी परत बच जाएगा। तीसरा एनोडीकरण, मतलब क्या करते हैं किसी धातु की परत को चढ़ा देंगे, एनोडीकरण होगा। तीसरा है यसद लेपन। यसद लेपन इसी को बोलते हैं जस्तीकरण। जस्तीकरण या इसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन तो जस्ता के परत, जस्ता क्या है? जंग रोधक पदार्थ होता है। इसको किसी भी धातु के ऊपर चढ़ा देते हैं तो वह धातु क्या होता है? जंग लगने से वह बच जाता है, सुरक्षित रहता है।
उसके बाद पढ़े थे मिश्र धातु। मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या होता है? तो मिश्र धातु नाम से ही स्पष्ट है, दो या दो से अधिक धातुओं का समान मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु। धातु प्लस धातु, धातु प्लस धातु अभिक्रिया होता है, पहले पढ़ा नहीं होता है, और ये क्या बन जाता है? मिश्र धातु बन जाता है। तो दो या दो से अधिक धातु का समान मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। और इस मिश्र धातु जैसे क्या, मिश्र धातु जैसे बनेगा वो जंग लगने वाला भी जो धातु होगा वह जंग नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्या होगा, दोनों का गुण मिक्स हो जाएगा। तो मिश्र धातु में कुछ मिश्र धातु का नाम याद रखना है। जैसे बताए थे, पहला सबसे है पीतल। पीतल का मतलब पिताजी। तो क्या बताए? पी ता से तांबा और जस्ता। पीतल में कौन कौन सा धातु है? तांबा और जस्ता। दूसरा है कांसा। कांसा या इसको बोलते हैं ब्रोंज। तो ये इसमें भी क्या है? कॉपर या तांबा है, प्लस इसमें टीन है, Sn3। तो तांबा और टीन मिलेगा तब बनेगा कांसा। कांसा कहाँ यूज होता है ज़्यादा? जैसे मंदिर का घंटी देखता है कितना आवाज करता है, वो कांसा होता है। इसके बाद ये एक है सोल्डर आयरन, जो सोल्डिंग वाला रॉड होता है। तो सोल्डर का जो रॉड होता है उसमें होता है टीन, टीन प्लस पीबी। पीबी मतलब शीशा, क्या होता है? शीशा। और चौथा एक और याद करना, जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, क्या है? इस्पात। इस्पात मतलब स्टील। क्या है? इस्पात मतलब स्टील। स्टील का यूज करते हैं हम लोग। तो ये स्टील का बर्तन, स्टील का क्या है? ग्रिल वगैरह। स्टील में क्या होता है? इसमें भी बहुत सारे धातु है, जैसे इसमें आयरन, लोहा, निकिल, क्रोमियम और मैग्नीज और कार्बन। इतना सारा ये पदार्थ मिलकर, धातु मिलकर बनता है इस्पात, इसलिए ये जंग रोधक होता है। ये सब क्या है? मिश्र धातु हमारे डेली लाइफ में यूज करने से उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, जंग नहीं लगता है। मिश्र धातु के बाद सोना। यही सोना क्या है? सबसे ज्यादा कीमती धातुओं में है। सोना का मैक्सिमम यूज कहाँ होता है? आभूषणों में, गहना बनाने में। क्यों होता है? क्योंकि ये सामान्यतः किसी भी वायु से, जल से अभिक्रिया नहीं करता है, जैसा रहता है वैसा ही रहता है। इसका शुद्ध जो सोना होता है, कितना कैरेट का मापक है? 24 कैरेट। और एक इसका मार्का क्या होता है? हॉल मार्क। क्या होता है? हॉल मार्क। हॉल मार्क का जो होता है सोना सबसे प्योर होता है 24 कैरेट का। लेकिन 24 कैरेट काफी क्या होता है? मुलायम हो जाता है, इसलिए तरह तरह का क्या है इसमें कैरेट बनाया जाता है। एक 22 कैरेट और 2 कैरेट कॉपर मिला दिया जाता है। उसके बाद 20 और 4 अलग अलग रेशियो से अलग अलग तरह के कैरेट का सोना बनता है। उसके बाद 18 और 6 क्यों मिलाया जाता है? अब क्या है, प्योर 24 कैरेट का बनाएंगे तो वो काफी सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, जो क्या है आभूषण बनेगा, लेकिन वो आसानी से गिर जाएगा, मुड़ जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए इसको मजबूती के लिए, कठोरता प्रदान के लिए ये सब 2-4 कैरेट का मिला दिया जाता है कॉपर, तांबा, ताकि वो मजबूत रहे और क्या ज्यादा इफेक्ट भी ना पड़े। तो ये हुआ सोने के बारे में। तो इतना आज लिख के इस चैप्टर को समाप्त करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा। लिख लो।